नमस्कार दोस्तों, द विजन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। कार्टोग्राफी में अपना टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन में अपन पढ़ चुके हैं सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन सारे के सारे, और इसी क्रम में अपना टॉपिक चल रहा है वो है जेनिथल प्रोजेक्शन। जेनिथल में आज अपन पढ़ने वाले हैं पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, इक्वल एरिया, पोलर जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। पोलर जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। अब देखिए इसमें कुछ मेन मुख्य बातें कि किस टाइप का प्रोजेक्शन है ये। तो ये प्रोजेक्शन जो है वो जेनिथल टाइप का है, JDNITHL, जेनिथल यानी खमध्य प्रकार का प्रक्षेप है, खमध्य प्रकार का प्रक्षेप। क्लियर। दूसरी बात, ये किस प्रकार का प्रोजेक्शन है? पोलर प्रोजेक्शन यानी ध्रुवीय। ध्रुवीय किस प्रकार का प्रक्षेप है? समक्षेत्रफल यानी होमोलोग्राफिक, होमोलोग्राफिक समक्षेत्रफल, समक्षेत्रफल प्रक्षेप, समक्षेत्रफल प्रक्षेप है। क्लियर। तो ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। यहां ये ध्यान में रखना कि इस प्रक्षेप का निर्माण गणितीय विधियों से किया जाता है, अतः ये एक असंदर्भ प्रकार का प्रक्षेप है। ठीक है, असंदर्भ प्रकार का प्रक्षेप है। संदर्भ प्रकार के प्रक्षेप जो है वो ध्यान दें प्रकाश के पुंज के आधार पर निर्धारित किया जाते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले जेनिथल प्रोजेक्शन क्यों कहा जाता है। तो देखें जेनिथल प्रोजेक्शनों की विशेषता क्या होती है, तो वन बाय वन देखें। ये पृथ्वी, और पृथ्वी पर किसी एक बिंदु पर कागज को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? कागज को। तो यहां ये ध्रुव पर रखा गया है, ये कागज को टच करता है, यानी कागज ध्यान दें किसी एक बिंदु को टच करेगा, बिंदु को। कागज किसी एक बिंदु को छूता है पृथ्वी पर, किसी एक बिंदु को छूता है, बिंदु को छूता है। क्लियर। तो किसी एक बिंदु को छूता, तो इस प्रकार के प्रोजेक्शनों को क्या कहा जाता है? खमध्य प्रक्षेप कहा जाता है। ठीक है। अब खमध्य में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि खमध्य में तीन टाइप के होते हैं, एक पोलर होता है, और दूसरा इक्वेटोरियल यानी भूमध्य रेखीय होता है, और तीसरा जो प्रोजेक्शन होता है वो होता है त्रियक या ओब्लिक। ठीक है। तो त्रियक या ओब्लिक यानी जेनिथल प्रोजेक्शनों में बिंदु तीन स्थानों को, अलग अलग स्थानों को छू सकता है। यदि ध्रुवों पर छूता है तो वह क्या कहलाता है? ध्रुवीय, पोलर। ठीक है। ये नॉर्थ पोल पे टच हो रहा है अभी, तो ये उत्तरी ध्रुवीय हो गया, यानी उत्तरी ध्रुव का मानचित्र बनेगा इस पर, इसका उत्तरी ध्रुव का। तो ध्यान दें ये पोलर है उत्तरी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर टच कर रहा है। जेनिथल है क्योंकि कागज किसी एक बिंदु को टच कर रहा है। फिर आता है होमोलोग्राफिक। तो होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन, समक्षेत्रफल प्रक्षेप। होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शनों में सबसे महान कार्य किया था वो किया था जॉन हेनरिच लैम्बर्ट ने। तो इस प्रोजेक्शन का जो रचनाकार वो है जॉन हेनरिच लैम्बर्ट। जॉन हेनरिच लैम्बर्ट इस प्रोजेक्शन के रचनाकार कौन है? जॉन हेनरिच लैम्बर्ट। और इससे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा था? वो पढ़ा था इससे पहले सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शनों में, वो पढ़ा था अपन ने लैम्बर्ट का बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप। ठीक है। तो ये प्रक्षेप कौन सा हो गया? लैम्बर्ट का ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। तो लैम्बर्ट शब्द आए तो थोड़ा सा समझ जाना कि इक्वल एरिया की बात की जा रही है। लैम्बर्ट पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है जिसने समक्षेत्रफल प्रक्षेपों का निर्माण किया था, जॉन हेनरिच लैम्बर्ट। ठीक है। तो रचनाकार कौन है इसका? जॉन हेनरिच लैम्बर्ट है।
ठीक है। अब इसने सम क्षेत्रफल का गुण कैसे डेवलप किया, ये एक अति महत्वपूर्ण बात है कि जॉन हेनरी लैम्बर्ट ने इस प्रक्षेप को सम क्षेत्रफल प्रक्षेप के रूप में डेवलप किया था। ठीक है, यानी होमोलोग्राफिक प्रक्षेप के रूप में, ग्राफिक प्रोजेक्शन, होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन के रूप में डेवलप किया। तो इसमें इसने क्या किया, तो इसमें ध्यान दें, जॉन हेनरी लैम्बर्ट ने अक्षांश रेखाओं की मापनी, अक्षांश रेखाओं की मापनी को प्रक्षेप के केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः बढ़ाना प्रारंभ किया, बढ़ा दिया। तो ध्यान दें, अक्षांश रेखाओं की मापनी को प्रक्षेप के केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः बढ़ाना प्रारंभ किया, और साथ के साथ इसी अनुपात में, इसी रेशियो में, इसी अनुपात में प्रक्षेप के केंद्र से बाहर की देशांतर रेखाओं की मापनी को घटा दिया, देशांतर रेखाओं की मापनी को घटा दिया। तो इस तथ्य को देखना अपन को, दोनों तथ्यों को, एक अनुपात रहा एक ही, इस आधार पर ध्यान दें ये प्रक्षेप क्या कहलाया, सम क्षेत्रफल प्रक्षेप। तो यहां क्वेश्चन ये बनता है कि जॉन हेनरी लैम्बर्ट ने जो ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप है, उस प्रक्षेप में सम क्षेत्रफलता का गुण लाने के लिए क्या किया। तो इसके गुण लाने के लिए ध्यान दें, अक्षांश रेखाओं की मापनी को तो बढ़ा दिया और देशांतर रेखाओं की मापनी को घटा दिया। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो दोनों को देखते हैं अपन इस प्रकार, किस प्रकार ये दोनों बातें हैं। तो इस प्रोजेक्शन का निर्माण प्रक्रिया देख लें कि सबसे पहले चित्र संख्या 1, ये चित्र संख्या 1, और इसमें अपन इंटरवल ले रहे हैं 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। और कागज कहां रखा गया है, कागज रखा गया है उत्तरी ध्रुव पर। ये उत्तरी ध्रुव पर कागज रखा गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए ये, और 90 क्या 60 डिग्री के लिए, सॉरी, और ये 30 डिग्री के लिए, और ये 0 डिग्री के लिए। ठीक है, अब ध्यान दें, एक चित्र और बना रहा हूं मैं इसी टाइप का, जो अपन ने किस में बनाया था, लंब कोणीय में, लंब कोणीय प्रोजेक्शन में। देखें, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। और लंब कोणीय प्रक्षेप में प्रकाश का पुंज अनंत में माना जाता है। किसमें माना जाता है, अनंत में। प्रकाश का पुंज अनंत में माना जाता है। तो प्रकाश की किरण आएगी 90 डिग्री वाली, वो ध्यान दें 90 डिग्री को टच कर रही है। फिर 60 डिग्री वाली किरण आएगी, वो 60 डिग्री को टच कर रही है। तो ध्यान दें, ये ए बिंदु और ये बिंदु बी बिंदु, ए से बी के बीच की दूरी जो होगी वो ध्रुव से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के बीच की होगी। फिर ध्यान दें, ये तीसरी रेखा, ठीक है, ये सी, तो ए से सी के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो 30 डिग्री अक्षांश के लिए होगी। और फिर ये किरण आ रही है जो ये भूमध्य रेखा को टच कर रही है। तो ये तो हो गया सी बिंदु, और ये यहां ये बिंदु आ रहा है,
ये तो सी, ये बी और ये ए, और ये बिंदु नया बन गया डी। डी किसके लिए? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री के लिए। तो ए से बी 60 डिग्री के लिए, ए से सी 30 डिग्री के लिए, ए से डी 0 डिग्री के लिए, अक्षांशों के लिए। अब ध्यान दो, उस प्रोजेक्शन में तो अपन ने क्या किया, देखिए उसको भी मैं रिमाइंड करवा रहा हूं कि ये हो गया मध्य में 90 डिग्री ए बिंदु, ठीक है। इस ए से बी की डिस्टेंस ली और यहां कट किया, ये कट कर दिया ए से बी, ये बी, और प्रकार का इस्तेमाल किया और एक गोला बना दिया, ठीक है। ये गोला, ये तो हो गया मध्य में 90 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। फिर ए से सी के बीच की डिस्टेंस ली और ये कट किया और दूसरा गोला बना दिया, ये दूसरा गोला, ठीक है। और ए से डी के बीच की दूरी ली और ये तीसरा गोला, ये बन गया। ये तीनों क्या बन गई? अक्षांश रेखाएं। ये 60 डिग्री, ये सी और ये डी, तो ये 90, ये 60, ये 30 और ये 0 डिग्री। इस प्रोजेक्शन में ध्यान दें, इसको क्यों याद किया? इसका नाम है लंबकोणीय, ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप। इस प्रोजेक्शन में अक्षांश रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है, ये ध्यान में रखना है। अक्षांश रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है और देशांतर रेखाओं पर मापनी घटी हुई होती है इस प्रोजेक्शन में। अब इसको पे आ जाओ कि ध्यान दो, यहां से यहां ये ए से लेकर ये मान लो ए बिंदु, और ये जो डिस्टेंस है ए से बी, ये किसके लिए? 60 डिग्री के लिए। ए से सी किसके लिए? 30 डिग्री के लिए। और ए से डी किसके लिए है? वो 0 डिग्री के लिए। अगर इससे प्रोजेक्शन में बनाऊं, डेवलप करूं, तो ध्यान दें, थोड़ा सा ए से बी की डिस्टेंस ली और प्रोजेक्शन कैसा बनेगा? यूं, ये ए से बी की डिस्टेंस और ए से सी की डिस्टेंस, तो ये प्रोजेक्शन, ठीक है। और ए से डी की डिस्टेंस, तो ये प्रोजेक्शन में 0 डिग्री। अब देखो ध्यान से, इस प्रोजेक्शन में लंबकोणीय में तो ध्रुवों से जो जो भूमध्य रेखा की, ये 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा, जो जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं, त्यों ध्यान दें, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी बहुत ज्यादा घटती जाती है और इसमें मामूली सी घट रही है। अब ये तो बिल्कुल सही है, अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में शुद्ध क्षेत्रफल है। और इसमें देखो ध्यान दें, ये बढ़ रही है, ये यहां ज्यादा दूरी है, फिर यहां थोड़ी सी कम हुई, फिर यहां थोड़ी सी कम हुई, जबकि इसमें तो बहुत ज्यादा कम हो रही है, बहुत ज्यादा कम हो रही है। अतः इसमें ध्यान दें, क्योंकि ये तो शुद्ध है, होना ये चाहिए था, कायदे से होना ये चाहिए था, और हो क्या रहा है? ये हो रहा है। यानी ध्यान दें, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी मामूली सी घटती है। और ये ध्यान दें, ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है आपके। ये तथ्य जो मैं बोल रहा हूं, ये ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है कि ध्यान दें, ध्रुवीय मध्य समक्षेत्रफल प्रक्षेप में ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी घटती है, बढ़ती है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो मामूली सी घटती है। अगर ज्यादा घटती तो ये शुद्ध अक्षांश रेखाओं पर शुद्ध हो जाता, ठीक है। ज्यादा नहीं घटती, क्योंकि ध्यान दो, इस प्रक्षेप में मैंने क्या कहा कि अक्षांश रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है। अब ऐसा चित्र तो ये है नहीं, तो इसमें ध्यान दे, दो यहां 30 डिग्री और ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 0 डिग्री, यहां डिस्टेंस ज्यादा है, यहां कम है। अतः अपन ये मान सकते हैं सामान्यतः कि इस प्रोजेक्शन में अक्षांश रेखाओं पर केंद्र का मतलब क्या? ध्रुव, ये केंद्र से भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा की ओर जाने पर मापनी बढ़ती जाती है, क्योंकि उस अनुपात में ध्यान दें, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी नहीं रहती। अतः अपन ये मान सकते हैं 100% कि ध्यान दें, इसमें मापनी बढ़ती जाती है। अब देखो ध्यान से, देशांतर रेखा की लंबाई, कलर बढ़िया वाला लेते हैं अपन। देशांतर रेखा की लंबाई A2
डी के मध्य, कलर दूसरा लेने दो, ए टू डी के मध्य, ये ए से डी के मध्य देशांतर रेखा की लंबाई वास्तविक ये होती है ए टू डी, और किसके रूप में, चाप के रूप में। वास्तविकता में तो ये होती है ए से डी के बीच की, जबकि यहां प्रेजेंट किस प्रकार हो रही है, इस प्रकार, ये देखें, ये देखें, तो ये एक कर्ण के रूप में प्रेजेंट हो रही है, और अतः ये छोटी है, यानी देशांतर रेखाएं वास्तविक लंबाई से छोटी है, तो देशांतर रेखाओं पर क्या हो रही है, मापनी घट रही है। ठीक है, देशांतर रेखाएं ये तो एक्चुअल है, और ये ध्यान दें इस प्रोजेक्शन में ये डिस्टेंस ही तो ले रहे हैं अपन, ये वाली, और होनी क्या चाहिए थी, ये चाहिए थी होनी, और अपन ले ये रहे हैं। ठीक है, और होनी ये चाहिए थी, तो ए से बी के बीच ये वाली डिस्टेंस होनी चाहिए थी। फिर ध्यान दें ए से सी के बीच ये डिस्टेंस होनी चाहिए थी कर्व की, और ध्यान दें ए से डी के बीच में ये कर्व की डिस्टेंस, जबकि अपन ले ये रहे हैं, काम में ले रहे हैं, यानी देशांतर रेखाओं पर मापनी घट रही है और अक्षांश रेखाओं पर मापनी बढ़ रही है। अतः ध्यान दें अनुपात दोनों का एक ही है, इसलिए ये प्रक्षेप क्या कहलाएगा, समक्षेत्रफल प्रक्षेप कहलाएगा। इसका रचनाकार कौन है, जॉन हेनरीज लैम्बर्ट। क्लियर, तो यहां मैं लिख रहा हूं एक और तथ्य, कलर बढ़िया ले लेते हैं, कलर लेना भी एक महत्वपूर्ण बात होती है प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, देशांतर रेखाओं पर मापनी क्रमशः केंद्र मतलब ध्रुव, केंद्र से भूमध्य रेखा की ओर घटती जाती है। तो इसका घटने का और इसका बढ़ने का, बढ़ती जाती है और घटती जाती है, एक ही अनुपात होता है, समान अनुपात होता है। अतः इस प्रक्षेप में, ये तो मैंने सिर्फ सिंपल वे में समझाया आपको। ठीक है, पीजी में हम लोग ये प्रक्षेप सॉल्व करवाते हैं, एमए प्रीवियस में तो ट्रिग्नो मेथड यानी त्रिकोणमिति के आधार पर हम इन प्रक्षेपों का सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर, त्रिकोणमितीय विधि के आधार पर। तो इस आधार पर ध्यान में दोनों ही चित्र मैंने आपको समझा दिए हैं। यह लंब कोणीय का है, जिसमें ध्यान दें अक्षांश रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है, और ध्यान दें ये लंब कोणीय, और इसमें एक गुण है कि लंब कोणीय में भी ध्यान दें केंद्र से भूमध्य रेखा की ओर दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो है घटती जाती है, लेकिन थोड़ी ज्यादा तेज गति से घटेगी, और इसमें भी घटती जाती है लेकिन मंद गति से घटती है, मंद गति से घटती है। क्लियर, अतः ध्यान दें इस प्रोजेक्शन में समक्षेत्रफलता का गुण लाने के लिए, क्या किया गया, वो ये किया गया, ध्यान से सुने कि ध्यान दें अक्षांश रेखाओं पर तो मापनी को बढ़ा दिया गया और देशांतर रेखाओं पर उसी अनुपात में मापनी घटा दी गई। इसलिए ध्यान दें ये प्रक्षेप जो है समक्षेत्रफल प्रक्षेप कहलाता है। क्लियर, अब आ जाते हैं इस प्रोजेक्शन को एक्चुअल प्रोजेक्शन के रूप में मैं बनाता हूं। देखिए इस टाइप का है, जिसमें अपन को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो है मापनी जो है वो देशांतरों की मापनी, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर देशांतर रेखाओं की मापनी बहुत मंद गति से घटती है। ठीक है, ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। फिर उसके बाद ये आ गया आपका 30 डिग्री। ज्यादा मतलब वो नहीं है, घटने का जो दर है वो बहुत कम है। अतः ऐसा लगता है जैसे इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान है, ये डिस्टेंस समान है ऐसा लगता है, जबकि समान नहीं है। ठीक है, मैंने हाथ से बनाया, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन फिर भी देखें इंटरवल कितने का रखा है, 60, 30 और 0। तो यहां भी मैं ये ठीक है इंटरवल उसी अनुपात में रखते हैं, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री ईस्ट, और ये 120 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, और ये 150 डिग्री ईस्ट, और यहां क्या आएगा 180 डिग्री ईस्ट। ये देखें देशांतर रेखाएं, ये 120, ये 150। ठीक है, अच्छा देशांतर रेखाओं का कलर चेंज करूं, चलो कर लेते हैं, तो अपने बस की बात है। ये ले, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री,
और ये 90 डिग्री, और ये 120, ये 150, और देखें ये फिर 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये कौन सा है? वेस्ट। और ये कौन सा? ईस्ट। ये 90 डिग्री है ईस्ट, यानी ये पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध है, ये पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध है। और 180 से लेकर इधर ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो ये 180 डिग्री और ये 150 डिग्री, 120 डिग्री ईस्ट। अब देखिए इस पर मानचित्र, मैं मानचित्र ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, शानदार वाली कोशिश। तो कलर यार और बढ़िया लगते हैं प्यारे बच्चों, ये ले लेते हैं। ये 0 डिग्री गिनी की खाड़ी, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा गिनी की खाड़ी में आकर मिलती है 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री तक, हाँ 30 ही है ना, हाँ ये 30 डिग्री तक, और ये 30 डिग्री यहां तक, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका। और ये आगे चले तो सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब से आगे चलेंगे तो 60 डिग्री आ गया, और यहां से शुरू हो जाएगा अपना गुजरात, और ये अपना हिंदुस्तान, ये श्रीलंका, ठीक है। 90 डिग्री हिंदुस्तान से क्रॉस होता है, और इधर 68 डिग्री से हिंदुस्तान शुरू होता है, तो ये 68 डिग्री, ठीक है। और ये 97 डिग्री तक, तो 90 हो गया, ये 97 डिग्री तक हिंदुस्तान चलता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ ये स्पेन और ये ब्लैक सी, यहां से ये पोलर एरिया स्टार्ट हो गया, ये स्कैंडिनेविया, और ये अलास्का क्षेत्र, ये जापान, ठीक है। ये देखें अरब, सऊदी अरब, ये इंडिया, ये अफ्रीका, और ये यूरोप, ये स्कैंडिनेविया। तो यहां आ जाएगा 30 डिग्री 90 डिग्री, यहां ये आ गया ग्रीनलैंड, और इधर आ गया है कनाडा, बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, ये उत्तरी अमेरिका, कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, और ये ग्रीनलैंड, ये अलास्का, ये अलास्का, और ये 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो ये ग्रीनविच रेखा। ये इसका ये मानचित्र तैयार किया मैंने। अब देखिए ध्यान से, लगभग 45 डिग्री तक, ये 45 डिग्री अक्षांश तक इस पर मापनी मापनी तो क्या है, अशुद्धि होती है, क्योंकि दोनों ही पक्षों में अशुद्ध है, अक्षांशों की मापनी तो बढ़ रही है और देशांतरों की घट रही है, तो दोनों ही अशुद्ध है। लेकिन फिर भी 45 डिग्री अक्षांशों तक ये ध्यान दें, आकृति में थोड़ी शुद्धता रहती है। और क्षेत्रफल तो इसमें प्रत्येक ब्लॉक का क्षेत्रफल सही है, प्रत्येक ब्लॉक का क्षेत्रफल इसमें सही है, ठीक है। कोई सा ब्लॉक ले लो, चाहे ये वाला ब्लॉक है, इसका भी एरिया बिल्कुल शुद्ध है, जितना पृथ्वी पर है उतना ही है, इस ए का भी उतना ही शुद्ध है, बी का भी उतना ही शुद्ध है, सबका क्षेत्रफल सभी का शुद्ध है। अतः ध्यान दें 45 डिग्री तक, इट मीन ध्यान दें ग्रीनलैंड, अलास्का, उत्तरी कनाडा, यहां महान झीलें हैं, ठीक है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये महान झीलों का क्षेत्र 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो यूएस और कनाडा के बीच की सीमा है, इन क्षेत्रों का, प्लस यूरोप का, स्कैंडिनेविया का, यूरोप में भी ऊपर का पार्ट, यूरोप में भी ऊपर का, यानी भूमध्य सागर ऊपर का भाग, साइबेरियन रूस, यहां नदियां बहती है, देखें यहां नदियां बहती है, ये आ गए यूराल पर्वत श्रृंखला, यूराल, और इसके बाद ओब, येनेसी, लीना, ठीक है, इंडिग्रिका, कोलिमा, इन नदियों का क्षेत्र, यानी साइबेरिया का क्षेत्र, ये क्षेत्र। और मतलब कुल मिला के ये मैं नोट कर रहा हूं, इस एरिया में ध्यान दें मानचित्र बनाना बिल्कुल शानदार होता है। ये 45 डिग्री अक्षांश तक का, उत्तरी ध्रुव से 45 डिग्री या दक्षिणी ध्रुव से 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री ध्रुवों से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों तक के मानचित्र इस पे अच्छी तरीके से बनाए जा सकते हैं, जिनमें आकृति भी लगभग काम चलाऊ शुद्ध होती है, ध्रुवों पर तो शुद्ध होती है पूर्णतः, और क्षेत्रफल तो इसमें सभी जगह शुद्ध है। क्लियर? तो ध्यान दो, जब क्षेत्रफल शुद्ध होता है तब कौन से मानचित्र बनाए जाते हैं? वितरण मानचित्र बनाए जाते हैं। क्लियर? तो मैं इनके गुण धर्म भी लिख रहा हूं साथ के साथ, और उपयोगिता भी। मानचित्र बना के मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखें। सबसे पहले देशांतर रेखाएं,
देशांतर रेखाओं पर मापनी घटती जाती है। अतः देशांतर रेखाएं अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी होती है। वास्तविक लंबाई से छोटी होती है, जो एक्चुअल लंबाई है उससे छोटी होती है देशांतर रेखाएं। अब देखिए, देशांतर रेखाएं एक ही केंद्र से निकलती है, यानी रेडिकल कंडीशन है। ये देखें, ये ध्रुव और ध्रुव से सारी देशांतर रेखाएं निकल रही है 360 की 360, ठीक है, 360 की 360, तो एक ही केंद्र से निकलती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, ठीक है। और इसी क्रम में अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है। देखिए, सारी की सारी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार है। और ध्रुव किसके रूप में है? बिंदु के रूप में है। ध्रुव किस रूप में है? बिंदु के रूप में है। ध्रुव बिंदु के रूप में है और प्रक्षेप के केंद्र में है। इसी कारण प्रक्षेप के केंद्र में, तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? केंद्रीय, ठीक है। सॉरी, हाँ, ध्रुव जो है ध्रुवीय, इसी कारण से क्या कहा जाता है? ध्रुवीय, नॉट केंद्रीय, ध्रुवीय कहा जाता है, क्योंकि ध्रुव इसके प्रोजेक्शन के केंद्र में है, तो प्रक्षेप के केंद्र में है। क्लियर? और ध्यान दें, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती जाती है। तो ये तो एक वास्तविक सत्य है कि ध्यान दें, ध्रुव एक बिंदु के रूप में, और ध्रुव से 60 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, और ये भूमध्य रेखा, तो सबसे लंबी कौन होगी? भूमध्य रेखा। क्लियर? ये तो वास्तविक सत्य है, जो पृथ्वी पर है, एक्चुअल कंडीशन है। तो ध्यान दें, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती जाती है। अक्षांश रेखाओं की मापनी ध्रुव पर शुद्ध होती है, ठीक है, और भूमध्य रेखा पर बढ़ी हुई होती है। इक्वेटर पर ध्यान दें, स्केल बढ़ जाती है और पोल पर स्केल शुद्ध रहती है। ये तो इसकी एक तरीके से आप सामान्य बातें हैं, पहचान है, मापनी मैंने इसमें बताई दी। अब ध्यान दें, इसका गुणधर्म देखें। तो गुणधर्म में ये किस प्रकार का प्रक्षेप है? यह एक समक्षेत्रफल प्रक्षेप है, जिसकी रचना किसने की थी? जॉन हेनरिस लैम्बर्ट ने। अब देखो इसका उपयोग तो ध्यान दें, इसका यूटिलाइजेशन मैंने बात में ही बता दिया था आपको, फिर भी देखें कि इस पूरे क्षेत्र में अलास्का, ठीक है, उत्तरी कनाडा और विनिपेग लेक, अथावास्का लेक, ग्रेट बियर लेक, ठीक है, और प्लस बेरिंग जल संधि, एल्यूशियन आइलैंड, जापान आइलैंड का ऊपर,
ओखोटस्क सागर और साइबेरिया की ये नदियां, इस क्षेत्र का, प्लस यहाँ कौन कौन सी जनजातियां रहती है, जैसे लाइक दिस इन्यूट, एस्किमो, चुकची, सैमोयड्स, ये जो जनजातियां रहती हैं इनके क्षेत्रों का, और प्लस जैसे ये टेगा तुल्य वन है कनाडा में, स्कैंडिनेविया में, और ये इन क्षेत्रों का वितरण मानचित्र बनाया जा सकता है। यानी 45 के डिग्री के आस तक अधिकतम, बाकी 60 के बाद 55 इन डिग्रियों तक का मानचित्र अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है, शानदार तरीके से इसमें मानचित्र बनेगा। तो यहां यूटिलाइजेशन के संदर्भ में देखें, उपयोग ध्यान दें, ध्रुवीय प्रदेशों व उच्च अक्षांशों, थोड़ा ध्यान से, उच्च अक्षांशों या फिर ध्यान दो, या ध्रुवीय प्रदेश तो उच्च अक्षांशों या ध्यान दें उपध्रुवीय प्रदेशों के वितरण मानचित्र बनाए जा सकते हैं, वितरण मानचित्र बनाए जा सकते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, ये टॉपिक मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। प्रोजेक्शन का नाम है, एक एक वन बाय वन ध्यान से सुने। प्रक्षेप का नाम है पोलर जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। अब जेनिथल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ध्यान दें यहां कागज किसी एक बिंदु पर रखा जाता है, ये माना जाता है, कल्पना की जाती है। अब ध्यान दो पोलर क्यों कहते हैं, क्योंकि कागज ध्रुव पर रखा गया है, तो ध्रुव क्या है, एक बिंदु है, क्लियर। तो ध्यान दो ध्रुव क्या होगा, प्रोजेक्शन के केंद्र में होगा। ध्रुव कहां होगा, प्रोजेक्शन के केंद्र में होगा। ये देखो ध्रुव प्रोजेक्शन के केंद्र में है, क्लियर। मैंने हाथ से पूरा प्रोजेक्शन बना दिया, तो मैं कहता था कि प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ो दोस्तों, और फर्स्ट ग्रेड में तो शानदार तरीके से करके आओगे, एक एक सवाल होगा टिक 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 टिक, क्योंकि हम लोग आपके साथ हेल्प करने के लिए तैयार है हर तरीके से। तो ध्यान से सुने वापस कि जॉन हेनरिस लैम्बर्ट ने इस प्रोजेक्शन का निर्माण किया है। तो यह लैम्बर्ट का जेनिथल प्रोजेक्शन है। पहले अपन ने पढ़ा था लैम्बर्ट का कोनिकल प्रोजेक्शन, और ये लैम्बर्ट का जेनिथल है, सॉरी कोनिकल नहीं सिलेंड्रिकल, कोनिकल नहीं सिलेंड्रिकल, और ये लैम्बर्ट का कौन सा है, जेनिथल। कोनिकल में ध्यान दें प्लीज, कोनिकल में लैम्बर्ट नहीं आएगा, कोनिकल में आएगा रिगोबर्ट बॉन, ठीक है। कौन आएगा, रिगोबर्ट बॉन आएगा। तो देखो तीनों ही बता दिए मैंने। सिलेंड्रिकल में, समक्षेत्रफल में, होमोलोग्राफिक में कौन आएगा, जॉन हेनरिस लैम्बर्ट, ठीक है, सिलेंड्रिकल में। फिर ध्यान दें कोनिकल में कौन आएगा, रिगोबर्ट बॉन, और ध्यान दें जेनिथल में कौन आएगा, जॉन हेनरिस लैम्बर्ट। तो ये नाम तो आपको याद रखनी है, क्लियर दोस्तों। अब ध्यान दो, इसमें होमोलोग्राफिक का गुण लाने के लिए क्या किया गया, वो किया गया अक्षांश रेखाओं की मापनी को तो बढ़ा दिया और देशांतर रेखाओं की मापनी को घटा दिया। अक्षांश रेखाओं की मापनी को तो बढ़ा दिया और उसी अनुपात में देशांतर रेखाओं की मापनी को घटा दिया, क्लियर। ये आ गया समक्षेत्रफल का गुण। अब ध्यान दें, इसमें अक्षांश रेखाओं की लंबाई केंद्र से, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती जाती है, मामूली सी बढ़ती जाती है अक्षांश रेखाओं की लंबाई, इसीलिए तो उन पर मापनी बढ़ी हुई होती है। देशांतर रेखाओं की मापनी घटी हुई होती है, तो देशांतर रेखाएं अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी होती है। तो गुणधर्म क्या है, समक्षेत्रफल का। और ध्यान दें किसका प्रेजेंटेशन किया जाता है, लाइक दिस टेगा तुल्य वनों का सबसे अच्छा, ओ वीनेसी, लीना, मैकेंजी, ठीक है, इनका। प्लस ध्यान दें समक्षेत्रफल इक्वल एरिया का प्रेजेंटेशन करना है, तो इस क्षेत्र का कोई वितरण मानचित्र बनाना हो तो वो वितरण मानचित्र शानदार बनेगा, क्लियर दोस्तों। तो ये मुझे आशा है, उम्मीद है कि ये प्रोजेक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ध्यान दें अन्य इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो इसके बाद वाली क्लास में मैंने डाल रखे हैं, डालूंगा सॉरी। तो जो आप 10 या 12 क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, उसमें 2 क्वेश्चन जो है मैंने तैयार किए हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस प्रोजेक्शन को पढ़ने के बाद उन क्वेश्चन आंसर को मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया है एक एक को, कि हाँ भाई ऐसा क्यों है, हाँ भाई ऐसा, और साथ के साथ एक चित्र भी बताते चल रहा हूं और इस वीडियो की भी बात करूंगा। तो अतः आप लोग जो है लगातार जुड़े रहे, लगातार
पढ़ते रहे मेरे साथ के साथ, डॉक्टर एस पी गोस्वामी के साथ। और ये ज्योग्राफी द विजन सिर्फ ज्योग्राफी के बच्चों के लिए है, ठीक है। इसमें और अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, यूजीसी नेट है और ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज व्याख्याता। क्लियर दोस्तों? तो खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। धन्यवाद। 40 मिनट की तो होगी ना।